ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में वोटिंग के 4 घंटे पूरे हो गए हैं और अब तक 14.97% मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। 6 बजे तक वोटिंग होगी और उससे पहले कहां कितने प्रतिशत मतदान हुआ, ये आपको सबसे पहले सबसे सटीक हर तस्वीर न्यूज 18 मध्य प्रदेश पहुंचा रहा है। और एमपी में वोटिंग के 4 घंटे क्योंकि पूरे हो चुके हैं, अब तक 14.97% मतदान हुआ। कौन कौन कहां से प्रत्याशी है, किसकी साख आज दांव पर लगेगी, किसकी किस्मत ईवीएम में आज कैद हो रही है, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि कहां किस रफ्तार से वोटिंग चल रही है, वोटर्स का क्या कहना है, वोट कितना जरूरी है। आप भी वोट डालिए और वोट वाली सेल्फी जरूर न्यूज 18 को भेजिए। हम आपकी सेल्फी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाएंगे ताकि और भी लोग इससे प्रेरणा लें, जागरूक होएं, घर से बाहर निकलें और वोट डालें, क्योंकि सबसे पहले मतदान जरूरी है और फिर जलपान। तो एमपी में अब तक कितने फीसदी मतदान हुआ है, हर तस्वीर, हर बड़े चेहरे, कौन कहां पर है। कैलाश विजयवर्गीय को आप देख रहे हैं जो दर्शन करते नजर आ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने दर्शन पूजन किया और कई ऐसे बड़े चेहरे आज वोट डालेंगे। उससे पहले आशीर्वाद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंदौर की तस्वीर और इंदौर से लाइव तस्वीर जहां कैलाश विजयवर्गीय को आप देख रहे हैं सरकार में मंत्री, और अभी वो पूजा करते नजर आ रही हैं, जलाभिषेक करते नजर आ रही हैं। शिवलिंग पर अभी अभिषेक करते हुए भी आप तस्वीर देखेंगे कैलाश विजयवर्गीय की। और साथ ही परिवार के साथ वो यहां पर पहुंचे हैं, परिवार के साथ जलाभिषेक कर रहे हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते कैलाश विजयवर्गीय की तस्वीर। चौथा चरण एमपी का आखिरी रण, 8 सीटें बेहद ही खास महत्वपूर्ण सीटें। उज्जैन कह लीजिए, खंडवा कह लीजिए, मंदसौर कह लीजिए, शाजापुर और झाबुआ, धार, इंदौर, ये तमाम ऐसी सीटें बेहद ही महत्वपूर्ण, बेहद ही खास। कहां पर किस तरह की हलचल है, वोटर्स पहले से ही मौजूद हैं पोलिंग बूथ पर सुबह 6 बजे से, कहीं कहीं पर तो, और कहीं कहीं पर तो पोलिंग बूथ खाली भी है। धीरे धीरे जो है लोग आएंगे और वोट डालेंगे, संख्या बढ़ेगी। लेकिन 8 सीटों की जंग में कौन किसके साथ है और कहां पर क्या हो रहा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और इंदौर क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट, इंदौर से ही सबसे ज्यादा प्रत्याशी मैदान में भी हैं, वो भी तब जब कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया। और इंदौर की हाई प्रोफाइल सीट जो पिछले कई दिनों से चर्चा में भी रही कई मुद्दों को लेकर, यहां पर कैलाश विजयवर्गीय की तस्वीर आप देख रहे हैं। इंदौर से लाइव तस्वीर जहां वो आशीर्वाद लेते भगवान का परिवार के साथ पहुंचे हैं, जलाभिषेक उन्होंने कर दिया है। शैलेंद्र चौहान भी मेरे सहयोगी आपको दिखाई दे रही हैं। कैलाश विजयवर्गीय से कुछ ही देर में बातचीत का सिलसिला। कैलाश विजयवर्गीय क्या कहेंगे, सुनिए। एक बार फिर से ये सारे लोग, ये सारे मतदान केंद्रों में जो भीड़ है, वो सब तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। भारत प्रगति कर रहा है, भारत आगे दौड़ रहा है, भारत आर्थिक शक्ति बन रहा है, भारत सैन्य शक्ति में दुनिया में तीसरे नंबर की हमारी सेना है। हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है और उसका श्रेय मोदी जी को जाता है। आगे भी इस देश की जनता मोदी जी के हाथ में इस देश की बागडोर सौंपना चाहिए। पीएम मोदी ने आज कहा है कि देश में आंधी चल रही है और 400 पार निश्चित ही होगा। 100% 400 पार सीट आएगी। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट आएगी। इंदौर में एक नोटा को लेकर एक कांग्रेस मुहिम चला रही है, आपको भी दिख रहा है नोटा वाला, सब वोट डालने जाएंगे। इंदौर सकारात्मक शहर है, नकारात्मक शहर है। पूरा 29 की 29 एमपी में, पूरी 29 की 29, और इंदौर कम से कम 10 लाख से ज्यादा वोट से जीते। कैलाश विजयवर्गीय जो बता रहे हैं कि पूरी 29 सीटें एमपी में जीतेंगे और एक नया इतिहास इंदौर में बनेगा। 10 लाख से ज्यादा वोटों से बीजेपी यहां पर जीतेगी और नोटा का कोई असर यहां पर नहीं है। कैमरामैन संजय के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 इंदौर। तो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब आंकड़ा जीत का 10 लाख के पार हो चुका है। कैलाश विजयवर्गीय के दावे के मुताबिक वोट डालने के लिए जब पहुंचे थे उस वक्त की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, और अभी अंशिका हमारी सहयोगी जो तस्वीर दिखा रही थी वो मंदिर पहुंचे थे जब भगवान के दर्शन करने के लिए शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। और ये वोट डालने के दौरान की तस्वीरें, पूरे परिवार के साथ कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे थे वोट डालने, और वहां पर वोट उन्होंने डाला। और वोट डालने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जब मंदिर पहुंचे थे उस वक्त उनका ये दावा कि 400 पार तो होगा ही,
और मध्य प्रदेश में जो 29 लोकसभा सीटें हैं, सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा दावा उन्होंने किया है। और इंदौर का खास करके जब उन्होंने जिक्र किया, इंदौर में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने अपना नॉमिनेशन वापस लिया और पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए, इस लिहाज से वहां पर कांग्रेस पार्टी ने इसे प्रमोट करने के लिए, इस विषय को उठाने के लिए नोटा को वोट करने की लोगों से, जो कांग्रेस पार्टी के मतदाता हैं, उनसे अपील की थी। तो इस बारे में भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि एक नकारात्मकता है और इंदौर के लोग बहुत ही सकारात्मक हैं और सकारात्मकता के साथ वोट करेंगे। बिल्कुल। और आप देख रहे हैं ये 4 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। बीजेपी नेता को देख रहे हैं, तुलसी सिलावट, और सुधीर गुप्ता को भी आप देख रहे हैं, मंदसौर से प्रत्याशी हैं वो, उन्होंने भी वोट डाल दिया है। इसके अलावा आप देख रहे हैं पूर्व कृषि मंत्री की तस्वीर, बालकृष्ण पाटीदार को, जिन्होंने वोट डाल दिया। अब ये और 8 तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के मुखिया वोट डालने पहुंचे थे हैदराबाद से, ये प्रत्याशी, और माधवी लता भी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं इसी सीट से। और TDP तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू जब वोट डालने के लिए पहुंचे थे, उस वक्त की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जी किशन रेड्डी जो कि उम्मीदवार हैं, वो भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे। और साथ ही गिरिराज सिंह को भी हम आपको दिखा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी वोट डालने पहुंचे थे। 4 और तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ और तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए नेताओं के बाद अभिनेताओं का भी यहाँ पर आप दृश्य देखिए। अभिनेता अल्लू अर्जुन बहुत ही सादगी के साथ वहाँ पर वोट डालने के लिए पहुँचे, और उन्होंने हाथ में वोटर पर्ची लेकर लाइन में खड़े होकर इंतजार किया और वोट कास्ट किया। तो साथ ही साथ दूसरी जो तस्वीर है, एक और अभिनेता नजर आ रहे हैं, साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े चेहरे जूनियर NTR वहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे। इनके पिता जो कि न सिर्फ अभिनेता थे बल्कि नेता भी थे और काफ़ी समय तक सक्रिय राजनीति में भी रहे, और यहां उनके सुपुत्र जूनियर NTR वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। और ये अलग अलग तस्वीरें साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं और हर अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जो कि ये बताने के लिए ताकि आप घरों से वोट निकलें और क्या है जानकारी वो भी आप तक पहुँचा रहे हैं 8 सीटों पर हो रहे लोकसभा चुनाव के वोट को लेकर। मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी वोट डाल दिया है। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी ने, सुनिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, उनकी पत्नी उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे आप? आप बताइए। और कोशिश करेंगे उज्जैन का बस बहुत अच्छे मतों से विजयी बनाएंगे, कमल खिलेगा 400 पार अब की बार। जब पिछली बार आप यहाँ पहुंचे थे तो उस वक्त वो विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, यही पर उन्होंने वोट डाला, बाबा महाकाल का आशीर्वाद मिला और आज वो मुख्यमंत्री हैं। बस बड़े महाकाल बाबा का आशीर्वाद ही है, इसलिए तो मुख्यमंत्री हुए हैं। कुछ अपील करेंगी महिलाओं से जो वोट डालने के लिए? अधिक से अधिक लोग वोटिंग करें। वीडियो जर्नलिस्ट जलस साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज 18 था। हाँ, कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें क्योंकि हर एक वोट बहुत जरूरी है। और उन्होंने कहा आपकी बार 400 पार। और 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, गुंजन चौकसे जी भारतीय जनता पार्टी से और विवेक त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। विवेक जी, पहला रिएक्शन आपसे लेना चाहूँगा। वोटिंग चल रही है, ये चौथा और आखिरी चरण मध्य प्रदेश में है, बची हुई 8 सीटें जहां पर कि आदिवासी और दलित बाहुल्य वोटर ये क्षेत्र है, वोटिंग परसेंटेज लगभग 14% के आसपास है, कैसे देखते हैं? धन्यवाद आशीष जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी मतदाताओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। जिन्होंने अभी तक वोट नहीं दिया है, कृपया घर से निकलें और वोट जरूर उपयोग करें, क्योंकि पिछले 3 चरणों में मध्य प्रदेश में वोटिंग प्रतिशत कम रहा था। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब मिलकर वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाएं। आज जहां 8 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, उन सभी पे वर्तमान में सांसद जो है वो भाजपा के हैं, जिन लोगों ने पिछले चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज कराई थी और जो वादे जनता के साथ में किए थे, जो गारंटियां जनता को दी थी, उन सभी गारंटियों में मैं समझता हूं भाजपा सांसद विफल साबित हुए हैं। जनता आज मूल मुद्दों पर अपने मताधिकार का उपयोग करेगी। जिस तरीके से विपक्ष में रहते हुए भाजपा दावा करा करती थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार बन गई, 10 साल का कार्यकाल हो गया। आपका रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने है, आप
आपकी उपलब्धियां जो कि आप बता नहीं पा रहे हैं जनता को, जनता उन सभी चीज़ों पे, उन विषयों पे निश्चित ही विचार कर रही है, मंथन कर रही है, उसी के आधार पे अपने वोट का उपयोग कर रही है। जब 400 रुपए का गैस सिलेंडर था तो महंगा था, जिसपे आप वार करके सरकार में आए, आज 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर है। आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, देश में आपने अग्निवीर जैसी योजना युवाओं के ऊपर थोप दी है। एक 4 साल का कार्यकाल है जो एक सरकार के कार्यकाल से भी छोटा होता है। आज आपकी सरकार में हर वर्ग परेशान है। आज किसान सड़कों पर उतर के जब आपके खिलाफ आंदोलन करता है कि ये जो आपने काले कानून किसानों के ऊपर थोप दिए ये गलत है, इसको बगैर चर्चा के आपने पारित कर दिया है, तो आप उन किसानों को खालिस्तानी कहते हैं। तो देश के किसानों ने इन सभी को देखा है। आपने महिला सुरक्षा की बात की थी, मणिपुर में जिस तरीके से माता और पुत्री की अस्मिता पे हमला होता है, मोदी सरकार की एक भी केंद्रीय मंत्री मणिपुर नहीं पहुंचती है, देश के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं पहुंचते, तो ये भी देश की जनता ने देखा है। आज मूल मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, जिसको भटकाने का महिलाओं को कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं, आप मणिपुर जा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इनके मंत्री पुत्र द्वारा एक प्राणघातक हमला किया जाता है महिला के ऊपर, आज तारीख तक उस मंत्री पुत्र की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये इनकी कथनी और करनी का अंतर स्पष्ट रूप से दिखाती है, दोहरा चरित्र दिखाती है कि किस तरीके से भाजपा जब सत्ता में नहीं रहती है, सत्ता में आने से पहले खूब सारे वादे किए जाते हैं, खूब सारी गारंटियां दी जाती है, परंतु सत्ता में आने के बाद में अपनी ही गारंटियां, अपने ही वादों को भाजपा भुला देती है। तो निश्चित ही मैं समझता हूं ये जनता सभी चीजें देख रही है, तभी तो आज मोदी जी जिस तरीके से मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। आज देश में महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, आज बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। इन सारे मुद्दों पे मोदी जी बात तक करने के लिए तैयार नहीं है। आज जिस तरीके से पूरे भ्रम की स्थिति फैलाने का कार्य कर रहे हैं, आज कांग्रेस को कोसने के अलावा मोदी जी के पास में कोई कार्य नहीं है। वो ये नहीं बता पा रहे कि नोटबंदी जो मैंने लागू की उससे देश को क्या लाभ हुआ। आपने कहा था नोटबंदी के बाद में भ्रष्टाचार पे अंकुश लग जाएगा, आज धारा 370 के आधार पर आप पूरे देश भर में वोट मांग रहे हैं, परंतु जब आज कश्मीर में मतदान हो रहा है तो वहां पर भाजपा के प्रत्याशी नहीं है। तो जो स्पष्ट रूप से दिखाता है करनी में अंतर है। गुंजन चौक से रिपोर्ट कार्ड में आपको लगा क्या कि किसी ने कुछ कहा, जनता ने ये बोला है कि हाँ ये वादे पूरे हुए हैं, या फिर आपको क्या ये क्या आपने पेश किया आंकड़ों के साथ भी कि हमने ये कार्य पूरा किया जो हमने वादा किया था? देखिए, सर्वप्रथम आज लोकतंत्र के महापर्व पे मैं सभी दर्शकों से अपील करना चाहूंगी, संविधान ने जो आपको अधिकार दिए हैं उन अधिकारों का उपयोग करें, मतदान जरूर करें। लोकतंत्र को मजबूत कोई बना सकता है तो वो आप बना सकते हैं, वो जिम्मेदारी आपकी है। तो अपने घरों से निकले और अपनी मनपसंद सरकार चुने। अब कैसी सरकार चुने उस पर भी मैं आपको थोड़ा सा आपकी बात पे भी जवाब देना चाहूंगी। आपने पूछा क्या किया, विवेक जी ने इतनी देर तक बोला कि जनता के लिए कुछ किया नहीं मोदी सरकार ने। तो मोदी सरकार 10 वर्षों का एक ऐसा इतिहास लेके बैठी है जहां पर विकास के काम हुए हो, हर वर्ग के विकास के काम हुए हो। मैं 2 मिनट में आपको बताऊंगी वो क्या है। भारत की अर्थव्यवस्था जो 11वें पैमाने पे थी न जाने कितने वर्षों तक, उसे मात्र 10 वर्षों में 5वें पैमाने पे लाने वाली मोदी सरकार थी। महिलाओं को सशक्त करने वाली मोदी सरकार थी। 33% रिजर्वेशन महिलाओं को जो दिया है राजनीति के क्षेत्र में, संसद में, ये मोदी सरकार ने महिलाओं को सशक्त किया है। घर से लेके आज देश चलाने में महिलाओं का अगर योगदान देने की बात की तो मोदी सरकार ने की है। कश्मीर जिसके नाम से टेररिज्म के नाम से जाना जाता था, आज उसे टूरिज्म के नाम से जानते हैं। 370 धारा हटाकर उसे मुख्य धारा में भारत में शामिल करने वाली मोदी सरकार थी। मुस्लिम महिलाओं को अधिकार देने वाली, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों को उठाकर सुप्रीम कोर्ट में उसमें फैसला कराने वाली मोदी सरकार थी। राम राज्य जिसे 500 वर्षों तक संघर्ष किया है उसको वापस लाने वाली, राम प्रतिष्ठा कराने वाली मोदी सरकार थी। संविधान के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला को बैठाने वाली मोदी सरकार थी। पहले आदिवासी के लिए सिर्फ रोटी कपड़ा मकान की बात होती थी, आज आदिवासी समाज के लिए सम्मान और अधिकार की बात होती है। यह मोदी सरकार है। युवाओं का कल्याण करने वाली, किसानों का कल्याण करने वाली, महिलाओं को सशक्त करने वाली मोदी सरकार थी। सीए जैसे कानून को लागू करने वाली मोदी सरकार थी। कई पुराने वर्षों में जो कानून बने थे, आईपीसी, सीआरपीसी, उसमें बदलाव करके उसको जस्टिस सिस्टम को सुधारने वाली मोदी सरकार थी। इन 10 वर्षों में मोदी सरकार ने वो करके दिखाया है जो 55 वर्षों के राज्य में
कांग्रेस की सरकार में जहां करप्शन पनपता था, जहां पर सिर्फ परिवारवाद पनपता था, उसे रोकने वाली मोदी सरकार थी। एक आम कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री का दर्जा देने वाली, प्रधानमंत्री का दर्जा देने वाली मोदी सरकार थी। ओबीसी वर्ग को गुंजन जी से मैं एक सवाल लेना चाहूंगा। अंशिका सुनिए, एक सवाल, मैं माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं, एक सवाल गुंजन जी से मेरा रहेगा सरकार में, अंशिका और सुनिए, आप अपडेट करके दे रही हैं जनता के सामने। अंशिका, एक सवाल मेरा गुंजन जी से रहेगा। गुंजन जी, मैं सवाल, आपने मोदी सरकार की बहुत सारे काम को गिनवाया। एक 2019 का जब हम घोषणा पत्र देखते तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे वादे उसमें किए थे, लेकिन अब जब हम 2024 का घोषणा पत्र देखते हैं तो उस घोषणा पत्र में सिर्फ मोदी मोदी हैं। तो क्या एमपी जो आपके चुने हुए हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर सिर्फ मोदी जी ही एकमात्र ऐसा चेहरा है जिस पर कि भारतीय जनता पार्टी भरोसा कर पा रही है और काम पर नहीं? देखिए, एक आपने भी सुना होगा टैगलाइन, एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए व्यक्ति विशेष नहीं है, विचार सर्वोपरि। और इस विचार, इस संगठन को मजबूत करने वाली मोदी सरकार ने जिस तरह 10 वर्षों में काम किया है, इसलिए मोदी की गारंटी की हम बात करते हैं। मध्य प्रदेश की मैं अगर बात करूं तो 20 वर्षों में मध्य प्रदेश ने जो काम करके दिया, 2003 से पहले मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य था। आप और हम सब जानते हैं, यहां सड़कें नहीं थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी। आज के जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जिसकी उम्र 18-19 वर्ष है, आज वो एक विकसित राज्य में रह रहा है। आज उसके पास अच्छा एजुकेशन भी है, सड़कें हैं, बिजली है, पानी साफ सुथरा आ रहा है, अच्छा एनवायरमेंट में रह रहा है। देन क्या है, 18 वर्षों में किसकी सरकार थी यहाँ पे? वो फर्स्ट टाइम वोटर समझ पा रहा है कि ये मध्य प्रदेश की सरकार है जिसने यहाँ पे बदलाव किया है। गुंजन जी, छत्तीसगढ़ गई हैं आप? मेरा जाना नहीं हुआ है, पर हाँ बिल्कुल जो रिपोर्ट कार्ड मिल रहा है, जिस तरह पिछले 3 चरण में जब छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए तो आपने शायद देखा होगा वो वीडियो भी, जब तमाम ऐसे ग्रामीण हैं वो कहां से, पीछे पहाड़ से होते हुए गुजरते हुए, बेचारे कंकड़ पत्थर से होते हुए, नाली पार करते हुए, ट्रैक्टर में भर के 20 लोग किसी तरह पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र तक और फिर वोट डाल रहे हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। छत्तीसगढ़ में 2023 से पहले सरकार किसकी थी, इसका भी जवाब आप मुझे दें। कांग्रेस की सरकार ने, जिसने बंटाढार करके रखा है छत्तीसगढ़ का। और मात्र 100 दिन अभी नई सरकार को हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मात्र 100 दिन में जो दिशा निर्देश दिए हैं, और जब बात एक बिल्कुल है, आप अगले चुनाव की बात करिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अगले चुनाव में बात करिएगा और फिर हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ का क्या कायाकल्प किया है मोदी सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ये डबल इंजन की सरकार है जो मिलकर काम करती है। अगर उस बातों को ध्यान से सुने तो ये तो उदाहरण स्वरूप हो गया कि जय शाह जब से बीसीसीआई की कमान संभाले तभी से भारतीय क्रिकेट टीम खेल पा रही है। इससे पहले तो एक भी अवार्ड हमारी क्रिकेट टीम नहीं ला पाई थी। अगर इनकी बात को ध्यान से सुने, आज 8 सीटों पर जहां पे मतदान हो रहा है मध्य प्रदेश की, जो समस्या पूर्व में थी वही समस्या आज भी है। मध्य प्रदेश के इन अंचलों में आज भी पीने के पानी की समस्या है। बेरोजगारी की दर इतनी ज्यादा है कि रोजगार के लिए इन लोगों को अन्य राज्यों का पलायन करना पड़ता है। झाबुआ रतलाम के युवा गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, रोजगार के अवसर मध्य प्रदेश में नहीं है। रेलवे लाइन इनने 10 साल पहले घोषणा की थी कि इस 5 वर्षीय हम सरकार में रेलवे लाइन आपको सौगात के रूप में देंगे, वो रेलवे लाइन नहीं मिली है। सड़कों की बात कर रही, आज भी मध्य प्रदेश से कनेक्ट होने वाली, उज्जैन से कनेक्ट होने वाली आगर की सड़क 4 लेन की बात पिछले 10 सालों से वहां पे निरंतर एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग अपने परिजनों को खो रहे हैं। इंदौर में रोजगार की बात, इंदौर से हजारों की संख्या में युवा इन्हीं की सरकार में पैदल चल के भोपाल राजधानी आए थे कि जो रिक्त पद है शासकीय विभागों में उन पे भर्ती प्रक्रिया निकाल लिए। हमारी उम्र बढ़ती जा रही है सिर्फ तैयारी करते करते। आप सिर्फ हमें शोषित कर रहे हैं। आप फीस के माध्यम से व्यापम में करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रहे हैं। हम युवाओं का पैसा है, रोजगार के अवसर निकाल लिए, परीक्षाएं कराइए, परीक्षा करा रहे हैं तो इनका परीक्षा फल जारी कीजिए, इनके परिणाम जारी कीजिए, नियुक्तियां दीजिए। तो ये सभी युवा आज जब मतदान की कतार में लगेंगे तो वो देखेंगे कि किस तरीके से चुनी हुई सरकार ने लोकतंत्र को दूषित करने का कार्य किया है। आप अगर इतनी ही मजबूत स्थिति में थे तो क्या जरूरत आन पड़ी कि इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय जी और आपके विधायक गए, कांग्रेस के उम्मीदवार का अपहरण किया, राजनीतिक रूप से मैं कहूंगा उसको अपहरण किया गया, जिस तरीके से घर से ले जाके उनको कलेक्ट्रेट पे खड़ा किया गया, उनको डराया गया, 17 साल बाद 307 का प्रकरण लगाया गया, नामांकन वापस कराया गया। तो निश्चित ही देश की जनता ने देखा है। आज देश की जनता पूछना चाहती है भाजपा सरकार से कि 10 साल, एक मैं समझता हूं बहुत लंबा समय था।
था जो मोदी सरकार को मिला, और मोदी सरकार ने जो विपक्ष में रहते हुए जितने भी वादे किए थे, जो पहले भ्रम फैलाते थे कि कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचारी है, अरबों रुपए लूट के स्विस बैंक में जमा कर दिया है, स्विस बैंक से हम काला धन वापस लाएंगे, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाएंगे, निरंतर जिस तरीके और विपक्षी जो हमारे नापाक पड़ोसी हैं, विवेक जी, ये आपने इंदौर का जिक्र किया, हमला नहीं कर पाएंगे। जयंत वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार। मैं आऊंगा विवेक जी आपके पास। जयंत जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। वर्मा साहब, एक बात जो अभी विवेक जी बोल रहे थे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, इंदौर का उन्होंने जिक्र किया कि राजनीतिक रूप से अपहरण किया गया एक कैंडिडेट का। क्या यही कारण आप देखते हैं कि वोटिंग परसेंटेज अभी इंदौर में बहुत कम रह रहा है? चूंकि इंदौर हमेशा से एक बड़ा संदेश देता आया है, आज हम देख रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज अपेक्षाकृत जो है अन्य सीटों के यहां पर कम नजर आ रहा है। देखिए, पिछली बार जो 2019 में चुनाव हुए थे उसमें भी ये 8 सीटों में सबसे ज्यादा, मतलब 76% के करीब मतदान हुआ था, पर इंदौर में कम था, 69% था। तो पिछले बार भी इंदौर में वोटिंग परसेंटेज कम था, और अभी भी यदि होगा तो मुझे लगता है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। और बाकी सभी जगह 70-75 से ऊपर परसेंटेज वोटिंग का रहा है अभी पिछले 2019 के। तो जी, इंदौर की अगर इंदौर को छोड़ दें तो बाकी जो बची हुई 7 सीटें हैं, यहाँ पर दलित और आदिवासी वोटर्स बाहुल्य ये सीट्स हैं। प्रमुख मुद्दे जो अभी जिन पर हम बात कर रहे हैं, जिन पर राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं, क्या नजर आता है कि वो वोटर घरों से निकलेंगे, उन मुद्दों को लेकर के बात करेंगे, वोट करेंगे? और चूंकि वोटिंग परसेंटेज पिछले 3 चरणों में कम रहा है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो मुद्दे प्रभावी नजर आएंगे। हाँ, देखिए, आदिवासी वाला जो मामला है, तो वो 3 सीट हैं जो आदिवासियों की हैं। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पेशा कानून एक है जो आदिवासियों को जल जंगल जमीन पे उनके हक देता है। तो वो कानून, हालांकि शिवराज सिंह कहते थे कि मध्य प्रदेश में लागू हो गया है, पर ये 1996 का कानून है। दिग्विजय सिंह ने भी उसको लागू नहीं किया और आज तक वो लागू नहीं है। उसमें ग्राम सभा को सारी शक्तियां दे दी गई हैं और आपसी विवाद निपटाने के हक भी हैं। तो ये चीज आदिवासियों को नहीं मिली है, तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है। मुद्दे क्या है वो भी आगे हम चर्चा करेंगे। जयंत जी आप बने रहिए हमारे साथ, गुंजन जी आप भी बने रहिए, विवेक जी आप भी बने रहिए, और आशीष हमारे साथ जुड़े हैं मेरे सहयोगी इलेक्शन सेंटर से, आप भी बने रहिए। आशीष, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। बटन दबाएंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद संभव है कि वो मीडिया से कुछ बातचीत करें, और क्या वो आज संदेश देंगे ये भी देखना अहम होगा। वो परिवार के साथ यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे। तस्वीरें इस वक्त आदर्श मतदान केंद्र, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार के साथ वोट करने के लिए पहुंचे और हस्ताक्षर करते हुए अपनी वहां पर उपस्थिति दर्ज कराते हुए, चूंकि कई रिकॉर्ड्स रखने होते हैं, एक वोटर रजिस्टर में साइन करना होता है कि आप जो वोटर हैं आपने ही वोट डाला, इसके लिए हस्ताक्षर भी एक प्रक्रिया है। और जो वोटर ID कार्ड है वो दिखा करके उंगली पर स्याही का निशान लगवा करके अब वो उस मत पेटी, अब पेटी तो रही नहीं लेकिन EVM मशीन जरूर हो गई है, उस केबिन में जरूर पहुंच गए जहां पर EVM मशीन रखी हुई है, और बटन दबाने के बाद एक बीप की आवाज और वीवीपैट से जो निशान आपने जिस पर भी वोट डाला, आप जो बतौर वोटर जिस भी निशान पर वोट डालेंगे वहां पर एक उस निशान पर वोट डला है या नहीं उसकी एक प्रति निकल कर आती है। और अब देखिए उंगली पर लगी स्याही का निशान दिखाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार के साथ यहां पर वोट डाल चुके हैं। तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, लेकिन अब बड़ी बात यह होगी कि संदेश दलित क्या देते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ये भी सुनना महत्वपूर्ण होगा। पर बीजेपी में आपको ये कभी नजर नहीं आएगी। उनका बड़े से बड़ा राजनेता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता वो वोट कास्ट करने जरूर पहुंचता है, और वहां पर भी मनोभाव इसी तरह से, कार्यकर्ता जब पहुंचता है तो उसे लगता है वो पार्टी को और लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है, और नेता जब पहुंचता है तो उसे ये लगता है कि ये उसकी जिम्मेदारी है, और अपनी जिम्मेदारी को डिलीवर करने के बाद वो लोगों को प्रेरित करता है उनकी जिम्मेदारी निभाने के लिए। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हम अपने उज्जैन में वोट भी डाला है, और भगवान की दया से एक अच्छा मौका आया है। आखिरी चरण का चुनाव बाबा महाकाल की नगरी, पवित्र नगरी, और यहाँ की जैसे हमारी परंपरा, भगवान का आशीर्वाद लेकर के भगवान के
करने के बाद यहाँ वोट डालने आए, सब परिवार आए और जिस ढंग का वातावरण दिख रहा, उज्जैन फिर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, मध्य प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड बनेगा। मतदान केंद्र के अंदर कक्ष में पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और इस वक्त तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये आदर्श मतदान केंद्र से इस वक्त आदर्श तस्वीर ललित मैं कहूंगा देख सकते हैं हमारे दर्शक, चूंकि इस वक्त प्रक्रिया है चाहे वोटर पर्ची का मिलान हो या फिर उसके बाद अंगुली पर स्याही लगवाने का काम हो, उसे पूरा करने के बाद ईवीएम मशीन पर जाकर वो बटन दबाएंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद संभव है कि वो मीडिया से कुछ बातचीत करें और क्या वो आज संदेश देंगे ये भी देखना अहम होगा। वो परिवार के साथ यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे। तस्वीरें इस वक्त आदर्श मतदान केंद्र, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार के साथ वोट करने के लिए पहुंचे और हस्ताक्षर करते हुए अपनी वहां पर उपस्थिति दर्ज कराते हुए, चूंकि कई रिकॉर्ड्स रखने होते हैं, एक वोटर रजिस्टर में साइन करना होता है कि आप जो वोटर हैं आपने ही वोट डाला, इसके लिए हस्ताक्षर भी एक प्रक्रिया है और जो वोटर आईडी कार्ड है वो दिखा करके उंगली पर स्याही का निशान लगवा करके अब वो उस मत पेटी, अब पेटी तो रही नहीं लेकिन ईवीएम मशीन जरूर हो गई है, उस केबिन में जरूर पहुंच गए जहां पर ईवीएम मशीन रखी हुई है और बटन दबाने के बाद एक बीप की आवाज और वीवीपैट से जो निशान आपने जिस पर भी वोट डाला, आप जो बतौर वोटर जिस भी निशान पर वोट डालेंगे वहां पर एक उस निशान पर वोट डला है या नहीं उसकी एक प्रति निकल कर आती है। और अब देखिए उंगली पर लगी स्याही का निशान दिखाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार के साथ यहां पर वोट डाल चुके हैं। तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, लेकिन अब बड़ी बात यह होगी कि संदेश ललित क्या देते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ये भी सुनना महत्वपूर्ण होगा। पर बीजेपी में आपको ये कभी नजर नहीं आएगी, उनका बड़े से बड़ा राजनेता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता वो वोट कास्ट करने जरूर पहुंचता है और वहां पर भी मनोभाव इसी तरह से, कार्यकर्ता जब पहुंचता है तो उसे लगता है वो पार्टी को और लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है और नेता जब पहुंचता है तो उसे ये लगता है कि ये उसकी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी को डिलीवर करने के बाद वो लोगों को प्रेरित करता है उनकी जिम्मेदारी निभाने के लिए। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं उज्जैन में वोट भी डाला है और भगवान की दया से एक अच्छा मौका आया है। आखिरी चरण का चुनाव बाबा महाकाल की नगरी, पवित्र नगरी और यहाँ की जैसे हमारी परंपरा, भगवान का आशीर्वाद लेकर के भगवान के मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ वोट डालने आए, सब परिवार आए और जिस ढंग का वातावरण दिख रहा, उज्जैन फिर एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, मध्य प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड बनेगा। मतदान केंद्र के अंदर कक्ष में पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और इस वक्त तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये आदर्श मतदान केंद्र से इस वक्त आदर्श तस्वीर ललित मैं कहूंगा देख सकते हैं हमारे दर्शक, चूंकि इस वक्त प्रक्रिया है चाहे वोटर पर्ची का मिलान हो या फिर उसके बाद अंगुली पर स्याही लगवाने का काम हो, उसे पूरा करने के बाद ईवीएम मशीन पर जाकर वो बटन दबाएंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद संभव है कि वो मीडिया से कुछ बातचीत करें और क्या वो आज संदेश देंगे ये भी देखना अहम होगा। वो परिवार के साथ यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे। तस्वीरें इस वक्त आदर्श मतदान केंद्र, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार के साथ वोट करने के लिए पहुंचे और हस्ताक्षर करते हुए अपनी वहां पर उपस्थिति दर्ज कराते हुए, चूंकि कई रिकॉर्ड्स रखने होते हैं, एक वोटर रजिस्टर में साइन करना होता है कि आप जो वोटर हैं आपने ही वोट डाला, इसके लिए हस्ताक्षर भी एक प्रक्रिया है और जो वोटर आईडी कार्ड है वो दिखा करके उंगली पर स्याही का निशान लगवा करके अब वो उस मत पेटी, अब पेटी तो रही नहीं लेकिन ईवीएम मशीन जरूर हो गई है, उस केबिन में जरूर पहुंच गए जहां पर ईवीएम मशीन रखी हुई है और बटन दबाने के बाद एक बीप की आवाज और वीवीपैट से जो निशान आपने जिस पर भी वोट डाला, आप जो बतौर वोटर जिस भी निशान पर वोट डालेंगे वहां पर एक उस निशान पर वोट डला है या नहीं उसकी एक प्रति निकल कर आती है। और अब देखिए उंगली पर लगी स्याही का निशान दिखाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार के साथ यहां पर वोट डाल चुके हैं। तस्वीरें इस वक्त अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, लेकिन अब बड़ी बात यह होगी कि संदेश ललित क्या देते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, ये भी सुनना महत्वपूर्ण होगा। पर बीजेपी में आपको ये कभी नजर नहीं आएगी, उनका बड़े से बड़ा राजनेता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता वो वोट कास्ट करने जरूर पहुंचता है और वहां पर भी मनोभाव इसी तरह से, कार्यकर्ता जब पहुंचता है तो उसे लगता है वो पार्टी को और लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है और नेता जब पहुंचता है तो उसे ये लगता है कि ये उसकी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी को डिलीवर करने के बाद वो लोगों को प्रेरित करता है उनकी जिम्मेदारी निभाने के लिए। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज हम अपने उज्जैन में वोट भी डाले।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप, मैं हूं रीनू यादव। लगातार आपको हमने वोटिंग प्रतिशत भी दिखाया है, वो तस्वीरें भी दिखाई हैं जब वोटर पहुंचता है मतदान करने के लिए, और आगे भी ये जिम्मेदारी निभाते रहेंगे क्योंकि शाम 5 बजे तक वोटिंग होनी है। और इसलिए एक बार फिर से न्यूज़ 18 आप सभी से अपील कर रहा है कि वोट जरूर करें, सारे काम छोड़ दो, वोट दो, वोट दो। और इस वोट देने की कुछ तस्वीरें आपको हमने जब दिखाई हैं, हर आम और खास पहुंचे हैं आज मतदान करने के लिए। और हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ा हुआ है, विवेक त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप बहुत स्वागत है विवेक जी आपका। गुंजा चौकसी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता है, और साथ ही जयंत वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आशीष भी न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं, इलेक्शन रूम से हमारे साथ बने हुए हैं। तो आशीष, चूंकि दिलचस्प हो चुका है, वोटिंग प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ रहा है, बहुत संतोषजनक नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना है कि उम्मीद है कि आगे भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा। खास मेहमान है गुंजन जी, चूंकि हर बार बीजेपी का पक्ष बहुत दमदारी के साथ रखती है। वोटिंग प्रतिशत को लेकर पहला रिएक्शन आपका, फिर सवाल गुंजन जी। देखिए, वोटिंग प्रतिशत में भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने अपना योगदान दिया है कि किस तरह वोटिंग परसेंटेज को और बढ़ाया जाए। जो हमारा चाहे बूथ का कार्यकर्ता हो या वरिष्ठ नेता, सभी ने इसमें काम किया है, सभी ने जनता को जागरूक करने का काम किया है, सरकार की जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचाने का काम किया है। और अभी भी लगातार हमारे यहाँ वॉर रूम का भी काम हुआ है। और मैं आपको बता दूं, पहली बार ऐसा हुआ है कि महिला वॉर रूम बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, और उसका मकसद है कि महिलाएं हो, युवा हो या वरिष्ठ हो, सभी को प्रावधान हो, सभी को जागरूकता के साथ काम किया जाए कि वो अपने घरों से निकले और मतदान अवश्य करें। मतदान अपनी मर्जी अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार जरूर करें। और मैं आप फिर से अपील करना चाहूंगी, जो दर्शक आज आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, कि अभी भी शाम तक समय है, अपने घरों से निकले। गर्मी सर्दी सब आती रहेगी, लेकिन मतदान का जो अधिकार संविधान ने आपको दिया है वो सिर्फ आपको दिया है। विवेक जी के पास इस पर रिएक्शन लेने जाऊं, उससे पहले आपसे एक वोटिंग सवाल। परसेंटेज में बढ़ोतरी भी देखने को आपको अगर मेरी आवाज मिल पा रही है तो एक सवाल आपसे रहेगा। पहुंच पा रही है? जी जी, मैं सुन पा रहा हूं, आप मुझे सुन पा रही हैं? गुंजा जी, आवाज आ रही है मेरी? तो शायद कुछ नेटवर्क का इशू, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी, आपकी आवाज पहुंच पा रही है। टेक्निकल कुछ इश्यूज हैं, आशीष की आवाज हम तक, गुंजन जी तक नहीं पहुंच पा रही है। अब चूंकि शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है, और ये क्लियर है कि अगर आप 6 बजे के पहले भी पोलिंग बूथ पर पहुंच जाएंगे तो आपको मतदान करने का मौका मिल जाएगा। तो देर नहीं करें, और अगर देरी हो भी रही है तो कोशिश करें ऐन मौके पर भी पोलिंग बूथ तक जरूर पहुंच जाएं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हैं, जयंत वर्मा जी। सर, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लिए भी। हालांकि इसके लिए बीजेपी ने बैठकें भी की थी कि वोटिंग प्रतिशत को और ज्यादा हम बढ़ाएंगे। पिछली बार की तुलना में इस बार का वोटिंग प्रतिशत निराशाजनक था, या यूं कह सकते हैं कि असंतोष था वोटिंग प्रतिशत को लेकर। इस बार आपको क्या लग रहा है? क्योंकि गर्मी भी प्रचंड है, समय भी चुनाव आयोग ने बढ़ा दिया है, और अभी भी हम देख पाते हैं कि कुछ पोलिंग बूथों के बाहर लाइन नहीं है। देखिए, 2019 में भी गर्मी में ही चुनाव हुए थे, और उसमें गर्मी का कोई वो नहीं, शादियां भी थी। तो इस साल भी शादियां वैसे तो खत्म हो गई, अक्षय तृतीया को एक शादियां थी, बाकी तो कोई शादियां का भी मौसम नहीं है। तो मुझे लगता है ये जो इस बार का इतना लंबा जो चुनाव है, इसमें लोगों का कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, और ये ऐसी कोई वेव भी नहीं दिख रही है। इंदौर का जहां तक सवाल है, तो इंदौर में तो अब कॉन्टेस्ट ही नहीं रह गया है, क्योंकि वो कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो विड्रॉ